हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गैस यहाँ पे हम घटना चक्र दृष्टि 2022 कर रहे हैं, यानी इसकी करंट अफेयर्स की, जो कि 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक का है। तो गैस आज जो हमारा है पार्ट 4 चलेगा और इसमें हम क्या करेंगे, विधिक परिदृश्य करेंगे। ऑलमोस्ट इसी वाले पार्ट में विधिक परिदृश्य जो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए पहले इंडेक्स देखते हैं, फिर आगे की बात करें। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय परिदृश्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1, 2 और 3 में कंप्लीट है। अभी जो विधिक परिदृश्य यानी कि पार्ट 4 जो हम पार्ट 4 में ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, आर्थिक परिदृश्य के, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे, देन संक्षिप्तियाँ हैं और खेल परिदृश्य है। तो वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और भी घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट जैसे आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसके लिए आप, या फिर फिजिक्स है, हिस्ट्री है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विधिक परिदृश्य यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विधिक परियोजनाओं का विश्लेषण यहाँ पे करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु 25 अप्रैल 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया। ठीक है, 20 में संशोधन की बात करें तो स्मरणीय तथ्य में इस संशोधन से घरेलू उद्योग को 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के अधिग्रहण के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी नहीं देनी होगी। घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने हेतु यह आईपीबीजी छूट वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर है। तो आईपीबीजी की बजाय जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी अधिग्रहण मामले के लिए बयाना राशि जमा को सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण 2020 की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंट पद्धति के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। तो इसके साथ ही इस सरलीकरण के साथ एओएन के अनुदान से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा। तो मेक टू प्रक्रिया में समय सीमा को मौजूदा कुल समय अवधि 122 से 180 सप्ताह से घटाकर 101 से 109 सप्ताह कर दी जाएगी। अब आगे लिखा है निधि नियम 2014। तो 20 अप्रैल 2022 को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने वाली निधि नियम 2014 में संशोधन किया है, जिसके तहत निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य है। स्मरणीय तथ्य में है निधि कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, यानी एनबीएफसी है। इन कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उधार लेना और अपने सदस्यों के बीच पैसा उधार देना है। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निधि कंपनी के रूप में गठित फर्म को खुद को निधि घोषित करने के लिए न्यूनतम 200 की सदस्यता के रूप में NDH4 फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है कि ऐसी कंपनियों का शुद्ध स्वामित्व वाला कोष गठन के 120 दिन के अंदर 20 लाख रुपए होना चाहिए। समय पर निपटान के लिए संशोधन नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि NDH4 फॉर्म में कंपनियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो मंजूरी को स्वीकृत माना जाएगा। यद्यपि ये उन कंपनियों पर लागू होगा जो निधि संशोधन नियम 2022 के बाद निगमित होंगी। तो गौरतलब है कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट्स सोसाइटी घोषित किया है। यहाँ है दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ लिखा है दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 30 मार्च 2022 को लोकसभा और 5 अप्रैल 2022 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया और 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के साथ ही ये क्या बन गया है, अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो इसमें लिखा है अधिनियम दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957
में संशोधन करता है। विदित हो कि वर्ष 1957 के अधिनियम को वर्ष 2011 में दिल्ली विधानसभा में संशोधित किया था। उपरोक्त संशोधन के तहत दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में बांटा गया। गौरतलब है कि अधिनियम 2022 तीनों निगमों को एकजुट करता है, जिसे दिल्ली नगर निगम नाम दिया गया। फिर अधिनियम 2022 निम्नलिखित प्रमुख मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार दिल्ली सरकार से हस्तांतरित कर केंद्र सरकार को सौंपता है। 5 शर्तों की कुल और अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या। ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है निगम के क्षेत्र को जोन्स एंड वार्ड्स में बांटना। तीसरा वार्ड्स का परिसीमन आदि। फिर लिखा है इसके साथ ही निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक न होने का प्रावधान है। ये अधिनियम स्थानीय निकायों के निदेशक के प्रावधान को हटाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022। तो जो ये अधिनियम है 4 अप्रैल 2022 को लोकसभा द्वारा, 6 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा और 18 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति इसको प्राप्त हो गई। ठीक है। इन दोनों द्वारा पारित हो गया और देन उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति। फिर लिखा है यह अधिनियम बंदी की शनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान लेता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB आंकड़े बनाए रखने हेतु केंद्रीय एजेंसी होगी। NCRB आंकड़ों यानी कि डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगी। एकत्र किए गए डेटा को 75 वर्ष तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा। चलिए इस टेबल में क्या है देखते हैं तुलना। वर्ष 1920 का अधिनियम और जो अभी परिवर्तित है वर्ष 2022 का अधिनियम। कैसा डेटा जमा किया जाएगा। पहला इसमें लिखा है उंगलियों के निशान और पैरों के छाप शामिल होंगे 1920 वाले में। फिर हथेलियों की छाप, आइरिश और रेटिना स्कैन, दस्तखत और लेखन। फिर है बायोलॉजिकल सैंपल जैसे कि खून हो गया, सीमन हो गया, बाल हो गए, उसका विश्लेषण, उंगलियों के निशान हो गए, पैर की छाप, फोटोग्राफ शामिल, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। अब लिखा है किन व्यक्तियों के डाटा जमा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 या उससे अधिक वर्ष के कठोर कारावास के दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार व्यक्ति। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश दिया गया है। मैजिस्ट्रेट आपराधिक जांच में मदद के लिए किसी गिरफ्तार के डाटा लेने का आदेश दे सकता है। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं 2022 वाले में। तो यहाँ लिखा है अपराधी या किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति, हालांकि सिर्फ ऐसे व्यक्ति से ही जबरदस्ती बायोलॉजिकल सैंपल लिया जा सकता है जिसने किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध किया हो या ऐसा कोई अपराध जिसमें न्यूनतम 7 वर्ष की कैद हुई हो। ठीक है। और दूसरे इसमें लिखा है किसी निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया व्यक्ति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें लिखा है संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022। तो इसमें लिखा है संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को 30 मार्च को राज्यसभा द्वारा, 5 अप्रैल को लोकसभा द्वारा जो है पारित कर दिया गया और 8 अप्रैल को क्या हुआ राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और जो विधेयक है वो क्या बन गया आपका अधिनियम बन गया। ठीक है। अब लिखा यह अधिनियम निम्नलिखित में संशोधन करता है। किसमें। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, इन दोनों में। फिर इसमें लिखा है अधिनियम के तहत क्या है झारखंड की SC सूची में भोक्ता समुदाय को निकालकर राज्य की ST सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही झारखंड में ST सूची में कुछ समुदाय को शामिल करने हेतु ST आदेश की अनुसूची में संशोधन किया गया। और ये समुदाय कौन से हैं। देशवारी, गंछू, दौतलबंदी या फिर हम इनको बोलते हैं दौलबंदी, फिर है पटबंदी, राउत, फिर है माझिया, खैरी या खेरी, फिर है तमरिया या तवड़िया या और जो लास्ट है वो है पुरान। अब यहाँ है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022। तो संविधान तो जो गैस ये अधिनियम है वो 28 मार्च को लोकसभा द्वारा पारित हुआ, 6 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा और 18 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और ये जो विधेयक है वो अधिनियम बन गया।
ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। ठीक है, अधिनियम तो ऑलरेडी है ही। फिर लिखा है अधिनियम 2022 जो है आपका संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। दायित्व है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समुदाय को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अधिनियम द्वारा वर्ष 1950 के आदेश को अनुसूची के भाग ये हो गया आपका 15 में संशोधन किया गया है। तो भाग 15 त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति को निर्दिष्ट करता है। नवीनतम अधिनियम के द्वारा त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति का उप जनजाति के रूप में दार लोंग समुदाय को शामिल किया गया। इसमें लिखा है संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022। तो वैसे यहाँ है संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को 1 अप्रैल को लोकसभा में पारित किया गया। फिर लिखा है ये विधेयक संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 और संविधान अनुसूचित जातीय आदेश 1950 में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। विधेयक अनुसूचित जाति आदेश में संशोधन करता है ताकि निम्नलिखित 4 जिलों में गोंड समुदाय को एससी सूची से हटाया जा सके। कहाँ कहाँ? चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। विधेयक इन 4 जिलों में गोंड जो समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति के तौर पर मान्यता देने हेतु एसटी आदेश में संशोधन करता है। नेक्स्ट आपको हो गया निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021। तो निर्वाचन विधि या चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा द्वारा, 21 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ और 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की से सहमति मिल गई। ठीक है, इस अधिनियम के जरिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। तो अधिनियम 2021 का उद्देश्य आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के माध्यम से दोहरे नामांकन के खतरे को रोकना है। इसके साथ ही पत्नी शब्द को पति और पत्नी में से संशोधित किया गया ताकि इसको लिंग तटस्थ बनाया जा सके। ठीक है, फिर लिखा है अधिनियम 2021 के तहत 18 वर्ष की आयु मत देने के लिए पार कर चुके युवा को एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार, ठीक है, अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा, जो पहले सिर्फ वर्ष में 1 बार यानी कि 1 जनवरी को था। अब जो 4 बार है वो कब कब है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। यहाँ लिखा है स्वापक औषधि और मनः प्रभावी संशोधन अधिनियम 2021। तो वैस ये जो आपका विधेयक था उसको 13 दिसंबर 2021 को लोकसभा द्वारा और 20 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया और 29 दिसंबर को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और इसके बाद ये क्या बन गया? विधेयक अधिनियम बन गया। फिर स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो अधिनियम 2021 एनडीपीएस अधिनियम 1985 में संशोधन करता है, जिसमें लिखा है अधिनियम जो है स्वापक औषधि और मनः प्रभावी संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। दायित्व है कि वर्ष 2014 के संशोधित अधिनियम के प्रारूप दृष्टि को सही करने के उद्देश्य से एनडीपीएस संशोधन अध्यादेश लाया गया था। फिर लिखा है प्रारूपण त्रुटि के तहत अधिनियम में अवैध गतिविधियों की परिभाषा बताने वाला क्लॉज नंबर बदल गया, परंतु उस सेक्शन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें औषधि गतिविधियों को वित्त पोषित करने की सज़ा बताई गई है। अधिनियम में सज़ा वाले सेक्शन में संशोधन किया गया है और उसमें पुराने क्लॉज नंबर की जगह नए क्लॉज नंबर जोड़ा गया है। इसके साथ ही यह संशोधन 1 मई 2014 से प्रभावी माना जाएगा, अर्थात जब वर्ष 2014 के संशोधन प्रभावी हुए थे। ठीक है, अब लिखा है विदित हो कि जून 2021 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा इस विसंगति को चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2021।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को 8 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से और 13 दिसंबर और 18 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम 2021 निम्नलिखित में संशोधन करता है। पहला, उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1954 में, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1958 में। फिर लिखा है उपरोक्त अधिनियम 1954-58 भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और सेवा शर्तों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करते हैं। अधिनियम 1954-58 के अंतर्गत सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। इसके साथ ही इन्हें एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। उल्लेखनीय है कि इस पैमाने में 5 आयु वर्ग न्यूनतम 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष है और आयु के साथ अतिरिक्त राशि बढ़ती जाती है। पेंशन और फैमिली पेंशन की 20% से 100%। फिर लिखा है संशोधित अधिनियम 2021 स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन और फैमिली पेंशन का उस माह की पहली तारीख से ही हकदार हो जाएगा जिस माह से वह संबंधित आयु वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम आयु को पूर्ण कर रहा होगा। ठीक है। अब लिखा है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। तो वैसे यहाँ लिखा है बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लोकसभा से 2 अगस्त 2019, 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा से पारित किया गया और 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया या अधिनियमित हो गया। स्मरणीय तथ्यों की यहाँ पे बात करें तो बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध के विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकाय और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान शामिल है। केंद्रीय जल आयोग के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन के द्वारा क्या है जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 के अनुसार भारत 5745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें से अधिकतर बड़े बांध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में हैं। अब एक कृषि विधि निरसन अधिनियम 2021। तो गाइस जो ये है विधेयक 2021, ये जो विधेयक है मतलब कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को 29 नवंबर 2021 को संसद द्वारा पारित किया गया और 30 नवंबर को इसमें क्या है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। तो इसमें लिखा अधिनियम जो है सितंबर 2020 में पारित 3 कृषि कानूनों को निरस्त करता है। तो निरस्त किए गए 3 कानून, एक मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संकरण समझौता अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 और तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। तो उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। अब लिखा है नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021। तो यह लिखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को 9 दिसंबर को लोकसभा, 14 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित और 18 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और 14 नवंबर 2021 से इस अधिनियम को लागू माना जाएगा। इसमें लिखा है अधिनियम जो यह अधिनियम अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। गौरतलब है कि नवीनतम अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन करता है। वर्ष 2003 का अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कथित तौर पर किए गए अपराधों की जांच हेतु
केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संशोधन के तहत प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे प्रारंभिक नियुक्ति से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021। तो वैसे ये जो विधेयक है 2021 का को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2021 और 14 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा और 18 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। और क्या है, ये अधिनियम 14 नवंबर 2021 से लागू माना जाएगा। फिर अधिनियम 2021 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। फिर अधिनियम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन करता है। अधिनियम 1946 के अंतर्गत निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का है। तो नवीनतम संशोधन अधिनियम के अनुसार निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से 5 वर्ष पूर्ण होने तक एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है दायित्व है कि अधिनियम 1946 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है एवं इस नियुक्ति हेतु एक समिति सरकार को सुझाव देती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा। फिर यहाँ पर लिखा है पेटेंट संशोधन नियम 2021। तो केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु पेटेंट फीस में 80% तक की कटौती की गई है। इसका उद्देश्य नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। उल्लेखनीय है कि अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को ही उपलब्ध था। किसी शैक्षणिक संस्था से आश्रय केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य नियमों द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है। इसमें केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय वर्ष 2015 के औसत 72 महीनों से घटकर वर्तमान में 12 से 30 महीने हो गया है और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय, जिसमें अब तक कुछ वर्ष लगते थे, भी पहले से घटकर औसतन 48 महीने हो गया है। पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय वर्ष 2021 के अंत में कम होकर औसतन 24 से 30 महीने रह गया है। नेक्स्ट है ड्रोन नियम 2021। मानव रहित विमान प्रणाली को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसे स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मुक्त उड़ान हरित जोन की उपलब्धता भी बहुत कम थी। प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में प्रकाशित UAS नियम 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर एक नई उड़ान ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने का निर्णय लिया। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो यहाँ पर लिखा है नए उदार ड्रोन नियम 2021 के तहत अनेक अनुमोदन
समाप्त कर दिए हैं, और जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, द्रोण बंदरगाह प्राधिकार आदि। फिर लिखा है प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 और 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई। शुल्क की मात्रा को घटाकर नाम मात्र स्तर पर किया गया, जिसका द्रोण के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। उदाहरण की बात करें तो रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े द्रोण हेतु 3000 रुपये था, उसे सभी श्रेणियों के द्रोण के लिए घटाकर 100 रुपये कर दिया गया और यह 10 वर्ष तक वैध रहेगा। विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल वीडियो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और अधिकांश अनुमतियां स्वजनित होंगी। हरित क्षेत्रों में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट यानी कि 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक द्रोण उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है हवाई अड्डे की परिधि से पीले क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। माइक्रो द्रोण यानी कि गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एवं नैनो द्रोण हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा द्रोण संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। द्रोण और द्रोण के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा नियमित किया जाएगा। नियम के तहत द्रोण कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें द्रोण टैक्सी को भी शामिल किया गया है। नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रेडिंग, बीकन, जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 महीने का समय दिया जाएगा। व्यापार अनुकूलन नियम बनाने हेतु द्रोण संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। यहाँ लिखा है गाइस 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में ये विधेयक क्या हो गया, अधिसूचित हो गया। 105वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि 19 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 क्या हुआ आपका, अधिसूचित हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन 5 मई 2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। लिखा है मई 2021 में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने और बाहर करने की राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। हालांकि नवीनतम संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य हेतु ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। यह केंद्र सूची होगी जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेगा जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। अब लिखा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग संशोधन अधिनियम 2021।
तो गाइस इसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि ये जो है 10 अगस्त को लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त को आपका राज्यसभा द्वारा, 18 अगस्त को राष्ट्रपति की इसको सहमति मिल गई। ठीक है, देखा इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों और दायित्वों को सुरक्षित बनाना है। यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है। तो 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड 1973 के अधिनियम के तहत द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और ये लागू रहेगा। नेक्स्ट आपका है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। तो गाइस ये जो विधेयक है वो 2 अगस्त को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा से पारित हुआ, 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो विधेयक है वो अधिनियम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। नवीनतम संशोधन के तहत 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है। 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था। नवीनतम अधिनियम इस प्रावधान को हटाता है। नवीनतम अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है, जो कि अग्नि समुद्र विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और क्या लिखा है एन्युइटी सर्टेन को सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। नए अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निवेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। अधिनियम बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 15 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ ही आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा भी सरकार को सौंपा। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो अनेक अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है तथा 2 बच्चा नीति पर क्या है आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और उसे स्थिर रखना संबंधी प्रावधान किए हैं। विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी दंपति को 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना से वंचित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा तय कर दी जाएगी। राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं प्राप्त की जाएगी। प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चे होने पर प्रोन्नति में वंचित कर दिया जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया
गया है। ये लिखा है निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन अधिनियम 2021। तो वैसे ये जो विधेयक है वो 4 अगस्त को राज्यसभा द्वारा, 9 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित हुआ है, 13 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। अब लिखा है यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 में संशोधन करेगा। संशोधन अधिनियम 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनके अपने धन तक आसान और समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। फिर लिखा है मॉर्टोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि DICGC अधिनियम 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए किया गया और 1993 से अपरिवर्तित था ये। अब है कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। तो कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 6 अगस्त 2021 को लोकसभा, 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित और 13 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गया और ये अधिनियमित हो गया। तो ये अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया हो तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता लाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने पर आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा। फिर इसमें लिखा है अधिकरण सुधार अधिनियम 2021। तो भारत सरकार द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की समाप्ति और समरूप अधिकरणों का विलय करने हेतु वर्ष 2015 से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्साधन कर दिया था। उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 लाया गया। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2021, राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त को पारित किया गया और 13 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और इस अधिनियम ने अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लिया। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थान होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले में देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीलीय अधिकरणों और फिल्मी प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमाननपत्तन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण, अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज सह चयन समिति होगी। अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पहले होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। तो गाइस यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR और
निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया है और ये अधिनियम इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 जो है 4 अगस्त 2021 को लोकसभा और 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा क्या हो गया पारित और 12 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दे दी और ये क्या है अधिनियम बन गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय अनुसंधान उन्हें पहचानने उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्र में हरियाणा पंजाब राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर क्षेत्र शामिल है। तो इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा है। यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसान को मुआवजा वसूल करती है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। तो 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया। नियम 2021 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। तो इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोज्य प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वायु प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण आयात भंडारण वितरण बिक्री उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो 30 सितंबर 2021 से पहले वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है ताकि इससे पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021। तो गाइस जो बिल है 19 जुलाई 2021 को लोकसभा के द्वारा 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया और 12 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। तो यहाँ लिखा है वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन यानी कि मेजर एयरपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था जिसका वार्षिक यात्री ट्रैफिक न्यूनतम कितना हो 35 लाख हो। साथ ही केंद्रीय सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख कार्रवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें लिखा है आपका आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। तो गाइस ये 3 अगस्त को लोकसभा के द्वारा 5 अगस्त को राज्यसभा के द्वारा पारित है और 11 अगस्त को राष्ट्रपति
की सहमति मिल गई। यह अधिनियम जो है जून 2021 को पारित किया गया अध्यादेश का स्थान लेता है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता, एकता और किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है। प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे पर 6 महीने के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी। अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छंटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 वर्ष तक की कैद की सजा है या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने या ऐसे उद्देश्यों हेतु धन मुहैया कराने वाले लोगों को 2 वर्ष तक की कैद की सजा या 15,000 रुपये जुर्माने या दोनों सजाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट है शोधन, अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021। देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव एमएसएमई इकाइयों पर पड़ा है। एमएसएमई उद्यमियों पर बढ़ते कर तथा उनकी इकाइयों के बंद होने से उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपयुक्त को संज्ञान में लेकर मार्च 2021 में भारतीय दिवालिया संशोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष एम.एस. साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी संहिता IBC 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैकेज्ड ढांचे की सिफारिश की थी। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया संशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2021 28 जुलाई 2021 को लोकसभा द्वारा 3 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और फिर जो है आपका 11 अगस्त को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। अधिनियम 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अधिनियम संशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधित अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसमें प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार न्यूनतम डिफ़ॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती है। यह नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। तो नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021 30 जुलाई को राज्यसभा 2021 में 4 अप्रैल को लोकसभा द्वारा पारित और 7 अगस्त को राष्ट्रपति की से सहमति मिल गई और यह अधिनियम बन गया। नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। नारियल उद्योगों के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2021 नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुरक्षा के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। स्मरणीय तथ्यों की बात करें तो अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की वित्तीय हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तीय सुविधा को ऐसी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य करता है, उस पद को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्यकारी बना दिया गया है। अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ का अलग पद गठित किया गया। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होते थे। अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। फिर नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश और गुजरात के नारियल उत्पादों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। तो जैसे कि गाइस हम देख चुके हैं विधिक परिदृश्य हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और उसके बाद कमेंट जो है आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और तो ऑलमोस्ट हर चीज़ है गाइस हो गई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ।